नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हरियाणा जीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकतारी, यह हम कह सकते हैं अनरक तीर्थ, किस नदी के किनारे? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसी स्थान के ऊपर जो है अर्जुन ने धरती के अंदर तीर मार के भीष्म पितामह की जो है प्यास बुझाई थी, क्योंकि उसके लिए एक झरना बन गया था, पानी आया था वहाँ से धरती के अंदर तीर लगते ही, तो उन्होंने उस पानी से जो है भीष्म पितामह की प्यास बुझाई थी। तो इस झरने को, जो झरना बन गया है वहाँ पे, उसी झरने को क्या कहा जाता है? बाण गंगा कहा जाता है। ठीक है, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? ये एक आर्य समाजी थे और इनका जो जन्म हुआ था वो खेड़ी सुल्तान झज्जर के अंदर हुआ था। और ये एक आर्य समाजी थे जो कि समाज में फैली जो कुर्तियाँ फैली हुई थी उनके प्रति लोगों को जागरूक कर रहे थे। जो समाज के अंदर कुर्तियाँ फैली हुई थी, ठीक है, लोगों को उनके प्रति जागरूक कर रहे थे। किसके माध्यम से? अपने भजनों के माध्यम से वो उनको जागरूक करते थे। ठीक है, हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 1966 के अंदर हरियाणा पंजाब से अलग होके अलग राज्य बना था, तो तभी हरियाणा पब्लिक यानी हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और ये जो अपने वर्ष के अंदर जो कार्य करते हैं उनकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, तो HPSC की फुल फॉर्म की बात करें तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, और हेडक्वार्टर की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर मुख्यालय है, और स्थापना 1966 के अंदर की गई। और जो नियुक्ति अध्यक्ष आयोग की इस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उस आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल करते हैं। और यह जो कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट भी राज्यपाल को ही प्रस्तुत करता है। ठीक है, और हरियाणा लोक सेवा आयोग के अंदर 8 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। संविधान का अनुच्छेद 315 जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित है, और 316 जो है उस आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति और उनके कार्यकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 323 जो है उसके अनुसार राज्य आयोग का कर्तव्य होगा कि वह अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में राज्यपाल को एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रस्तुत करे। ठीक है, यानी अनुच्छेद 315 तो जो है वो इसके गठन से संबंधित है इस आयोग के, और 316 जो है उसके जो सदस्य हैं और उनके जो कार्यकाल है उससे संबंधित है अनुच्छेद 316। और अनुच्छेद 323 जो है वो जो आयोग है वो अपनी जो रिपोर्ट, वार्षिक जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करे, वो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 323 की। ठीक है, महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किस स्थान से किया था? तो ये अमीन स्थान से जो है अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया था। और अमीन जो है अब उसको वर्तमान में अभिमन्युपुर कहा जाता है, जो कि कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और यह महाभारत युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बनाई गई एक सैन्य संरचना थी। ठीक है, और अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु कौन था? अर्जुन का पुत्र था। हरियाणा के किस क्षेत्र में तीसरी शताब्दी में योद्धाओं का बोलबाला था? तो योद्धाओं का तीसरी शताब्दी के अंदर रोहतक के अंदर बोलबाला था। और मौर्य समाज का जो पतन हुआ था उसके बाद में जो है योद्धे गणराज्य की स्थापना हुई थी, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में। और योद्धे जो हैं उनका यदि संपूर्ण शासन की बात करें तो हरियाणा के ऊपर संपूर्ण शासन रहा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों पर जो है इसका संपूर्ण शासन रहा है। ठीक है,
इनकी राजधानी जो थी योद्धाओं की वो प्राकृतनाथ थी, यानी वर्तमान में हम इसे औरंगाबाद कहते हैं, और जो कहाँ पे है, भिवानी जिले के अंदर है। ठीक है। योद्धे काल में हरियाणा को जो है दो भागों के अंदर बांटा गया था, रोहतक और सिरसा। और योद्धकालीन जो सिक्के हमें खाखरा कोट से प्राप्त हुए हैं, जो कि कहाँ पे है, रोहतक के अंदर पड़ता है। खाखरा कोट रोहतक से हमें युद्धकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। पैरों में पहने जाने वाले आभूषण सामान्यतः किस धातु से बनते हैं? तो पैरों के अंदर जो पहने जाने वाले आभूषण हैं वो सामान्य रूप से चांदी धातु के बनते हैं। ठीक है। सोने के आभूषण पैरों के अंदर नहीं पहने जाते, केवल और केवल चांदी के आभूषण जो है वहीं पहने जाते हैं, सामान्य रूप से हम बात करें तो। उसके बाद में है गुरुग्राम में प्राय चैत्र व आषाढ़ मास में कौन सा मेला लगता है? तो शीतला माता जो है वो गुरुग्राम के अंदर है, तो उसी का मेला जो है चैत्र व आषाढ़ मास के अंदर लगता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा में सबसे अधिक बार सदस्य बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो मंगल सेन जो हैं वो विधानसभा के अंदर सबसे अधिक बार विधायक बनने वाले व्यक्ति हैं, और 7 बार जो है सदस्य बने हैं विधानसभा के ये। और ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मंगल सेन। ठीक है। और रोहतक से 7 बार ये विधायक रहे थे। ठीक है। और राव, वर्तमान में राव इंद्रजीत जो हैं वो 5 बार, जो कि अभी भी सक्रिय हैं, सबसे अधिक 5 बार जो है सांसद रहे हैं, और लोकसभा की जो सीट है इनकी वो गुरुग्राम है। ठीक है। प्राचीन शिव मंदिर जहां बाबा ठंडीपुरी की समाधि भी है, प्रदेश में कहां पर स्थित है? प्राचीन शिव मंदिर जहां पर बाबा ठंडीपुरी की समाधि भी है, प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ये पुंडरिक तीर्थ के अंदर स्थित है। ठीक है। और पुंडरिक तीर्थ जो है वो कहां पे है? कैथल जिले के अंदर स्थित है। कोरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? कोरवी खड़ी बोली का प्रारूप मानी जाती है। अगला प्रश्न है, जगनिक भाट ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की थी? तो जगनिक भाट ने 12वीं शताब्दी के अंदर आलाखंड जो है, आलाखंड काव्य की रचना की थी। किस उत्सव को बाशोड़ा भी कहा जाता है? तो सीली सातम जो है उसको बाशोड़ा भी कहा जाता है। और यह चैत्र यानी मार्च माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? तो बैसाख महीने के अंदर जो है खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। ठीक है। और खालसा पंथ की स्थापना जो है 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब पंजाब के अंदर की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? 10वें सिखों के 10वें गुरु ने की थी। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कब की थी? 1699 में बैसाखी वाले दिन की थी। कहाँ पे की थी? पंजाब के अंदर आनंदपुर साहिब के अंदर। ठीक है। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत अम्बाला के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में जो है अम्बाला छावनी से हुई थी, जो कि 1843 के अंदर बनाई गई थी अम्बाला छावनी। और राष्ट्रीय स्तर की बात करें कि 1857 की क्रांति की राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो मेरठ से हुई थी, इसलिए इसको मेरठ की क्रांति भी बोलते हैं। और कब हुई थी? 10 मई 1857 को। और हरियाणा में इसकी शुरुआत अम्बाला छावनी से हुई थी। और अम्बाला छावनी की जो गुप्त सूचनाएं दी थी ना, वो श्याम सिंह ने अंग्रेजों तक पहुंचाई थी, श्याम सिंह ने। और 1857 की क्रांति में जींद, नाभा और तावड़ू जो रिसायतें हैं, ये 3 रिसायतें हैं, जींद, नाभा और तावड़ू, इन तीनों रिसायतों ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। और अम्बाला छावनी की स्थापना मैंने बता ही दिया था आपको 1843 में हुई थी।
महाभारत से संबंधित भीष्म पितामह का वास्तविक नाम क्या था? तो भीष्म पितामह जो है उनका वास्तविक नाम देवव्रत था। और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। ठीक है। और भीष्म पितामह 58 दिन तक जो है मृत्युशैया जो है उसके ऊपर जिंदा रहे थे, और 10 दिन तक ये कौरव सेना के सेनापति भी रहे थे। करनाल में किस स्थान पर छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ एक किला है जहां पर वर्तमान में सैनिक स्कूल चल रहा है? तो कुंजपुरा के अंदर जो है छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ एक किला है जहां पे वर्तमान में एक सैनिक स्कूल चल रहा है। और पहला सैनिक स्कूल जो है वो कुंजपुरा करनाल के अंदर ही स्थापित किया गया था, जुलाई 1961 के अंदर। गुरुग्राम फरुखनगर मार्ग पर हरियाणा का कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है ये पर्यटक स्थल जो है वो गुरुग्राम फरुखनगर मार्ग के ऊपर स्थित है। और इसकी स्थापना जो है देखिए यह गुरुग्राम के सुल्तानपुर के अंदर है, और इसकी जो स्थापना है वो पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली ने की थी। कब की थी? 1972 में इसकी स्थापना की थी सुल्तानपुर पक्षी विहार की। और 1991 में भारत सरकार ने जो है इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया था। और सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। और इसका अन्य नाम की बात करें तो सलीम अली ने, डॉक्टर सलीम अली जो थे इन्होंने इसकी स्थापना की थी, तो इसलिए इसका नाम सलीम अली पक्षी विहार भी है। और हरियाणा का पहला राष्ट्रीय पार्क है सुल्तानपुर पक्षी विहार। ठीक है। हरियाणा में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? ये बीमारी नहीं है, गीत है ये। पीलिया गीत जो है किस अवसर के ऊपर गाया जाता है? तो ये पुत्र के जन्म के अवसर पर जो है पीलिया गीत गाया जाता है। और पुत्र के जन्म के अवसर पर जो किए जाने वाले नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? पीलिया नृत्य लड़के के जन्म के अवसर पर महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और छठी नृत्य बच्चे के जन्म के 6वें दिन इस नृत्य को किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन यानी छठे दिन, जन्म के छठे दिन जो है बेमाता बच्चे का भाग्य लिखने के लिए आती है। और इसी अवसर पर उबली हुई गेहूं बाटी जाती है। गेहूं उबाल के, यानी जिनको हम देसी भाषा में बाकली बोलते हैं, तो बाकली बाटी जाती है। हरियाणा में बोली जाने वाली किस भाषा का प्रभाव मेवात क्षेत्र में नहीं है? तो पंजाबी भाषा जो है हरियाणा के अंदर बोली जाती है उसका प्रभाव मेवात क्षेत्र के अंदर नहीं है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख यानी पांडुलिपि संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा था? तो पंडित स्थानुदत्त शर्मा जो हैं उनका सबसे अधिक योगदान रहा है हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना के अंदर या पांडुलिपि संग्रहालय के अंदर। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में की गई थी, और यह हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय था। इसकी नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है की गई थी। और शुरुआत में जो है यहाँ पे केवल और केवल संस्कृत विभाग था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का वर तू ढूंढियो, ये जो लोकगीत है महिलाओं के द्वारा किस अवसर के ऊपर गाया जाता है? तो ये विवाह के अवसर के ऊपर जो है महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। और बनड़ा गीत जो है वो भी विवाह के अवसर के ऊपर ही गाया जाता है, बनड़ा गीत। उसके बाद में है कि विवाह के अवसर के ऊपर जो महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? महिलाओं के द्वारा जो किए जाने वाला नृत्य है सुहाग नृत्य। यह विवाह के अवसर पर किया जाने वाला स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है। घोड़ी नृत्य यह विवाह के अवसर पर किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। उसके बाद में है खोड़िया नृत्य, विवाह के अवसर पर किया जाता है और इसको टूटा टांटी या टुंडलिया नृत्य भी कहते हैं। खोड़िया नृत्य का अन्य नाम टुंडलिया नृत्य या टूटा टांटी।
यह नृत्य कब किया जाता है? जब लड़के की बारात चली जाती है तब घर पे महिलाएं रहती हैं, उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को स्त्री प्रधान नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, यह स्त्री प्रधान नृत्य है। 1919 में पारित हुए रोलेट एक्ट का सर्वप्रथम विरोध हरियाणा में कहां पर हुआ था? तो अंबाला से जो है 1919 के अंदर जो रोलेट एक्ट पारित हुआ उसका सर्वप्रथम विरोध हरियाणा में अंबाला में किया गया था। और रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है 19 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। इस एक्ट को काला कानून और बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको काला कानून या बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून? क्योंकि इसके द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी, उसके ऊपर मुकदमा चला सकती थी। ठीक है, और जो गिरफ्तार हो गया व्यक्ति उसको उसके खिलाफ कहीं पर भी अपील जो है वो नहीं कर सकता था। ठीक है, जो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया वो कहीं पर भी अपनी अपील जाहिर नहीं कर सकता था, नहीं रख सकता था वो अपनी अपील। इसलिए इसको काला कानून या बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया था। और महात्मा गांधी जो थे उन्होंने इस एक्ट का पूरा जोर लगाकर जो है विरोध किया था और ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी थी। ठीक है, जो रोलेट एक्ट आया उस समय पे महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को किसकी संज्ञा दी थी? शैतानी लोगों की। तो महात्मा गांधी इस कानून के विरोध हेतु दिल्ली की ओर आ रहे थे, यानी दिल्ली जा रहे थे ना, तब उनको 10 अप्रैल 1919 को पलवल का जो रेलवे स्टेशन है हरियाणा के अंदर, वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसकी जो गिरफ्तारी हुई थी गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की जो गिरफ्तारी हुई थी, उनकी याद के अंदर जो है सुभाष चंद्र बोस ने पलवल के अंदर गांधी संग्रहालय की स्थापना की थी। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बापोली पानीपत जिले के अंतर्गत आता है और यहां पे जो है बापोली के अंदर ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की तेल रिफाइनरी है। ठीक है, कौन सी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड तेल रिफाइनरी है जो कि बापोली पानीपत के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना 1998 के अंदर की गई थी। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में से एक है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और यह सलाया मथुरा पाइपलाइन के माध्यम से कच्चा तेल प्राप्त करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हरियाणा में वह पहली भारतीय महिला कौन है जिसने 2017, 2013 क्रमशः चीन, 2017 में कहा चीन और 2013 के अंदर नेपाल की ओर से एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई की थी? तो अनिता कुंडू ने दोनों तरफ से, चीन और नेपाल दोनों तरफ से जो है माउंट एवरेस्ट के ऊपर फतेह की थी, चढ़ाई की थी और 3 बार ये माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी हैं और ऐसी ये फतेह करने वाली भारत की पहली महिला हैं जिनका संबंध हिसार जिले से है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर जिसने फतेह किया था 2 बार, वो कौन थी? वो रेवाड़ी जिले की संतोष यादव थी। ठीक है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर सबसे पहले 2 बार फतेह किया था, मई 1992 और मई 1993 के अंदर। ठीक है, और संतोष यादव हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही थी और पहले पुरुष की बात करें तो पुरुष पर्वतारोही जो है वो रामलाल थे जो कि फतेहाबाद जिले से। ठीक है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और यह हिमालय पर्वतमाला के अंदर स्थित है। कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर ही स्थित है। कृष्णा मतलब कुरुक्षेत्र के अंदर जो है कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित है। भारत की किस ऑनलाइन ट्रैवल
पोर्टल कंपनी का मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर स्थित है। देखिए बहुत सी कंपनियों के मुख्यालय जो हैं वो गुरुग्राम के अंदर स्थित हैं। तो मेक माई ट्रिप का मुख्यालय जो है गुरुग्राम के अंदर है, और ये ट्रेवल पोर्टल कंपनी है, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल कंपनी है ये। और देखिए कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS का मुख्यालय जो है वो भी गुरुग्राम के अंदर है। HCL मतलब हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड का मुख्यालय भी गुरुग्राम के अंदर है। विप्रो यानी वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स का मुख्यालय भी गुरुग्राम के अंदर है। इन्फोसिस यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्यालय भी गुरुग्राम के अंदर है। ओरेकल का मुख्यालय भी गुरुग्राम के अंदर है, और टेक महिंद्रा का मुख्यालय भी गुरुग्राम के अंदर है। भारतीय थल सेना की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो थल सेना वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय जो है वो चंडी मंदिर पंचकुला के अंदर स्थित है। आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो ये मानेसर के अंदर स्थित है। और आधार कार्ड जो है 12 अंकों का होता है, और शुरुआत जो है वो 2009 के अंदर शुरुआत हुई। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और भारत में आधार कार्ड से संबंधित मुख्य संस्था कौन है? UIDAI ही है। ठीक है। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो रेवाड़ी जिले के कुंड नामक स्थान के ऊपर जो है स्लेट पत्थर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद के अंदर चीनी मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हरियाणा के अंदर आम फल जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा आम अंबाला और यमुनानगर के अंदर होते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर अंबाला और दूसरे नंबर पे है यमुनानगर। गन्ने व हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो उल्टा कर देंगे, इसका यमुनानगर और अंबाला हो जाएगा। ठीक है। सबसे ज्यादा आलू जो है कुरुक्षेत्र के अंदर होते हैं। कपास, गेहूं, चना और आंवला का सर्वाधिक उत्पादन सिरसा के अंदर होता है। बासमती चावल का सबसे अधिक उत्पादन करनाल के अंदर होता है। और करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहते हैं, यानी इन सभी को धान का कटोरा हम कह सकते हैं। लेकिन यदि करनाल आता है तो करनाल सबसे पहले हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि बासमती चावल जो है उसका सबसे अधिक उत्पादन होता ही करनाल के अंदर है। ठीक है, संयुक्त रूप से कहते हैं हम करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद को धान का कटोरा। सबसे ज्यादा बाजरा जो है भिवानी और महेंद्रगढ़ के अंदर होता है। सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन महेंद्रगढ़ जिले में होता है। और सबसे ज्यादा ज्वार जो है वो रोहतक जिले के अंदर होती है। सब्जियों का सबसे कम उत्पादन महेंद्रगढ़ जिले के अंदर होता है। सबसे कम सब्जियां होती है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। हरियाणा गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद भारत के अंदर तीसरे स्थान पे है हरियाणा। ठीक है। और हरियाणा में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल गेहूं व उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है? धान का कटोरा जो बोलते हैं, यानी चावल। और कपास के लिए काली मिट्टी और चावल के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। कपास के लिए काली और चावल के लिए दोमट मिट्टी। ठीक है।